जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा आरक्षण को लेकर के है। आप देखते हैं तमाम चैनल के माध्यम से या आम लोगों में एक धारणा है रिजर्वेशन को लेकर के, चाहे वो चुनाव का समय हो या और भी आम लोगों में जो छात्र तैयारी करने वाले हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है कि आरक्षण की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कईयों का मानना रहता है कि आरक्षण जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, इस वीडियो में हम सब कुछ समझने वाले हैं कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और जो लोग चाहते हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए हम वो भी समझेंगे। तो कुल मिलाकर के यह वीडियो रिजर्वेशन पे है, आरक्षण पे है। हम लोग एक एक करके सब कुछ बाकायदे समझेंगे। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई और आज के समाज में, है ना, आज के समाज में किसकी जरूरत है, आखिर क्या इस आरक्षण में बदलाव की जरूरत है, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, या आरक्षण को कम किया जाना चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, आरक्षण से संबंधित हम सभी चीजें एक एक करके समझेंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी साथियों को हम धन्यवाद दे रहे हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत प्यार अपना देते हैं, चाहे जो भी वीडियो हो। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, एक बार फिर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आइए दोस्त, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसा कि आरक्षण क्यों चाहिए। खास बात यह है कि आखिर ये आरक्षण है, ये क्यों चाहिए। तो इसकी शुरुआत करते हैं, हम समझते हैं। दोस्तों, आप अगर समझिए, अगर बात की जाए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि आरक्षण क्या है। तो आप जानते हैं कि समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने, सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। खास करके अगर बात की जाए रोजगार, शिक्षा क्षेत्र, हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसकी बात की जाए शुरुआत की, है ना, तो कुल मिलाकर के देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरक्षण क्यों जरूरी है। देखिए क्यों चालू किया गया। देखिए आरक्षण की अगर बात की जाए क्यों दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खास करके समाज में जो लोग हाशिए पे है ना, हाशिए का मतलब ये हुआ कि समाज में ऐसे वर्ग के लोग जो सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, है ना, जो सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, यानी कि उनका जिस तरीके से विकास होना चाहिए था ऐसे विकास हो नहीं पाया है। तो ऐसे लोगों को समाज में मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण चालू किया गया। दोस्तों, एक बात और आप समझिए, कई लोगों का मानना रहता है कि आरक्षण क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था। दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक समय था, है ना, कई सालों तक आप जानते हैं कि चाहे वो छुआछूत के आधार पर भेदभाव हो, है ना, भारत के अंदर ऊंची जात नीची जात के आधार पे, या आप जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे वैदिक काल में, तो ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का कंपेयर वाइन से किया जाता था। तो ये सारी समस्याएं एक समय बहुत ज्यादा थी। ये ऐसे लोग थे जो पीड़ित थे कहीं ना कहीं। तो इन्हीं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई। अब कई साथियों का मानना रहता है कि अगर भाई हमारे पूर्वज ऐसा किए थे, भाई इस समय तो कोई भेदभाव हो नहीं रहा है, हर महिला स्वतंत्र है ना, ऊंची जात नीची जात के आधार पे भी भेदभाव नहीं है, छुआछूत के आधार पे भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, तो आखिर ये आरक्षण अब क्यों दिया जा रहा है। जो गलती हमारे पूर्वज किए थे उसकी सजा आखिर हमें क्यों मिल रही है ना। काफी लोगों का ये मानना रहता है कि भाई जो हमारे पूर्वज गलती किए हैं उसकी सजा हमें नहीं मिलनी चाहिए, है ना। इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि भाई कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, अपराध हमारे पूर्वज किए हैं, तो सजा तो उन्हीं को मिलनी चाहिए, उसकी सजा तो हमें नहीं मिलती है। जो अपराध किया रहता है उसी को उसकी सजा मिलती है कि नहीं। तो एक बात मैं आपको समझाता हूं पहले। देखिए ये बात तो सही है कि जो पूर्वज गलती किए हैं, है ना, उसकी सजा आने वाली पीढ़ियों को क्यों मिल रही है। भाई भेदभाव तो पहले किया जाता था, अब तो नहीं किया जाता है। तो एक बात दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहली चीज तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि भाई आप पूर्वज को लेकर के कह रहे हैं, तो पूर्वजों की जो जमीन है, प्रॉपर्टी है ना, उसको भी तो आप ही लोग लेते हैं। भाई कोई प्रॉपर्टी है अपने पूर्वजों की, तो उस प्रॉपर्टी पे, उस जमीन पे अधिकार किसको मिलता है, आप ही को मिलता है। तो जाहिर सी बात है अगर गलती किए हैं उस समय की तो कुछ ना कुछ तो उसका असर दिखेगा दोस्तों, है ना। तो आइए कुछ चीजें और समझेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर इस आरक्षण में
क्या बदलाव की गुंजाइश की जा सकती है ना, या किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, हम अपनी राय आपको बताएंगे दोस्तों। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बात की जाए राज्यों में आरक्षण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से, है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया है 22.5% अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, ये आरक्षण की व्यवस्था है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये राज्यों में आरक्षण की बात है। आइए दोस्त हम लोग समझेंगे कि आखिर ये इस आरक्षण की शुरुआत कब हुई, कब से चालू है सिस्टम। तो आइए दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए आरक्षण का इतिहास की, सबसे पहले इतिहास की अगर बात की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज का एक इतिहास होता है, वहीं पे अगर हम आरक्षण के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो आप समझिए कि आरक्षण का जो इतिहास रहा दोस्तों, ये काफी प्राचीन रहा है दोस्तों। आप जानते हैं कि विंध्य के दक्षिण में प्रेसिडेंसी क्षेत्रों और रियासतों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गों बीसी के आजादी के बहुत पहले आरक्षण की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। महाराष्ट्र के कोल्हापुर, है ना, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में, है ना, सबसे पहले 1902 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का प्रारंभ किया था दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 1902 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना, ताकि समाज के जो वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। आगे दोस्तों अगर इसमें बात की जाए, है ना, देश भर में समान रूप से अस्पृश्यता की अवधारणा का अभ्यास नहीं हुआ करता था, इसलिए दलित वर्गों की पहचान कोई आसान काम नहीं है। तो इसके अलावा आप जानते हैं इसके अलगाव और अस्पृश्यता की प्रथा भारत के दक्षिणी भागों में अधिक प्रचलित रही। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भारत में अधिक फैली हुई थी। एक अतिरिक्त जटिलता यह थी कि कुछ जातीय समुदाय जो एक प्रांत में अछूत माने जाते थे लेकिन अन्य प्रांतों में नहीं। देखिए ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। होता क्या था कि एक जाति को पता चलता था कि एक क्षेत्र में अछूत माना जाता था, लेकिन वहीं पे दूसरे राज्यों में उनको नहीं माना जाता था। तो इस तरीके से समस्याएं थी, तो वही चीजें बताई जा रही है इसमें। तो खास करके बात की जाए आगे, अगर इसमें बात करें तो दोनों समुदायों में स्थान प्राप्त है। जातियों की सूचीकरण का एक लंबा इतिहास है दोस्तों, आप जानते ही हैं, है ना। बात करें अगर जब ब्रिटिश आए थे, है ना, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान 1806 के बाद, है ना, 1806 के बाद व्यापक पैमाने पर सूचीकरण का काम किया गया। ध्यान दीजिएगा 1881 से 1931 के बीच जनगणना के समय इस प्रक्रिया में तेजी आई दोस्तों। तो ये इतिहास हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें आगे चलते हैं क्योंकि कम समय है और हम आपको अधिक चीजें बताना चाहते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए थोड़ा सा और 1882 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1882 में अंग्रेजों के समय आप जानते हैं हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। महात्मा ज्योतिराव फूले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की दोस्तों। आप जानते हैं कि जब जनगणना हुई पहली, उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या हुआ कि भाई सभी के लिए भागीदारी सुनिश्चित हो जाए और जिसका जितना अनुपात है रेशियो के माध्यम से, है ना, सबको निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात किसने किया था भाई? महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया था। आगे इसमें आप देख पा रहे होंगे, है ना, पूरा का पूरा हम आपके सामने लेकर के आए कि आप अच्छे से समझ सकिए सारी बातों को। आगे 1935 में दोस्तों, है ना, 1935 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो पूना समझौता कहलाता है दोस्तों, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। तो ध्यान दीजिएगा, दलित वर्ग के लिए अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र आवंटित कब किए गए थे? 1935 में दोस्तों। 1935 में ही दोस्तों जानते होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो भारत की बात करें दोस्तों तो 1935 में खास करके आप देख पा रहे होंगे कि आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद 1942 में दोस्तों आप जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी दोस्तों। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। फिर 1946 में आप देख रहे होंगे कि कैबिनेट मिशन, है ना, इसके द्वारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी बात रखी थी। 1947 की अगर बात करें दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हो गया, है ना, इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में
भारतीय के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो भारतीय संविधान ने केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध करता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि धर्म, नस्ल, जाति या फिर लिंग के आधार पर जो भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसके बाद आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था कि 10 सालों के लिए, है ना, 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं दोस्तों। तो 1947 में आप जानते हैं 10 साल के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं अलग उनके लिए निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्त इसमें कुछ आगे समझते हैं हम लोग। आगे दोस्तों अगर बात की जाए 1947 और 1950 में आप जानते हैं कि संविधान सभा में बहस हुई थी दोस्तों। बात की जाए 26 जनवरी 1950 में आप जानते हैं कि भारत का संविधान लागू हो गया। फिर इसके बाद समझते हैं, तो जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होता है, इसके बाद आप समझिए 1953 में बात की जाए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेकर आयोग को स्थापित किया गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कालेकर आयोग की बात करें तो 1953 में दोस्तों, 1953 में जो है इसकी स्थापना किया गया था कालेलकर आयोग की दोस्तों। तो कालेलकर आयोग जो है 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे अगर इसकी में बात की जाए दोस्तों, आप जानते हैं कि 1990 की अगर बात करें दोस्तों, 1990 की बात करें तो मंडल आयोग की सिफारिश से विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, है ना, ध्यान दीजिएगा, भारत की अगर बात करें 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया छात्र संगठनों ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत तो पहले हुई थी, लेकिन व्यापक स्तर पे अगर बात करें बड़े लेवल पे तो 1990 से, है ना, 1990 से आप लोग देख पा रहे होंगे इसका विरोध भी हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, कई छात्रों ने इसका अनुसरण किया। तो देखिए कई लोगों ने इसका अनुसरण भी किया, कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। आगे अगर बात की जाए दोस्तों 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण शुरू कर दिया गया दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 1991 में 10% आरक्षण जो अगड़ी जात के लिए, यानी जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था चालू की गई थी दोस्तों। आगे अगर बात की जाए खास करके जो सवर्ण गरीब लोग हैं 1992 फिर 1995 आप देख रहे होंगे दोस्तों। इस तरीके से 1998 की बात करें तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा बाद में आगे भी 50वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, अनुवर्ती वरिष्ठता को शामिल किया गया जो ज्येष्ठता का नियम पर आधारित होगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। कुछ चीजें इसमें हम और समझते हैं दोस्तों। आगे अगर दोस्तों बात की जाए, देखिए मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा दिए गए आंकड़े कम है। मंडल आयोग ने आंकड़े में जोड़ तोड़ करने की आलोचना की है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण संकेत दिया कि बहुत सारे क्षेत्रों में ओबीसी की स्थिति की तुलना अगड़ी जात से की जा सकती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फिर 12 अगस्त को बताएगा 2005, 2006, 2007, 2008, 2022। दोस्तों 2022 की अगर बात की जाए, देखिएगा दोस्तों 2022 में क्या हुआ आप जानते हैं कि जो है 103वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा 103वां, है ना, 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि ईडब्ल्यूएस दोस्तों, है ना, अगर इसमें बात करें दोस्तों तो आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, जो खास करके गरीब लोग हैं, जो सवर्ण जात के हैं, इनको 103वां संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण की बात की गई और ये आरक्षण मिल भी रहा है 10%। तो 2022 में 10% आरक्षण की बात की जाती है। अगर इसमें कुछ चीजें और बताना चाहें, जैसे आप लोग जानते होंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, संसद में लेकर के दोस्तों अगर बात की जाए संसद की, तो आप जानते हैं कि संसद के अंदर भी एक कानून आया है दोस्तों, है ना, संसद के अंदर एक कानून आया है दोस्तों। अगर बात की जाए संसद की तो देखिए मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। देखिए दोस्तों बात की जाए 2022 में आप जानते हैं कि 2022 के अंदर 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई है, आप जानते हैं।
वहीं पे अगर बात करें अभी 2023 में दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि संसद के अंदर एक बिल पास हुआ है ना, संसद के अंदर, खास करके संसद में, संसद और खास करके विधानसभा दोस्तों, संसद और विधानसभा, यहां पे 33% महिलाओं के लिए दोस्तों, 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है दोस्तों। संसद में 33% आरक्षण की बात की जाती है दोस्तों, कि लोकसभा है ना, राज्यसभा यानी कि संसद में और विधानसभा में 33% आरक्षण किसको मिलना चाहिए? महिलाओं को मिलना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी ये लागू नहीं है ना, अभी ये लागू नहीं है, कानून तो बन गया है लेकिन अभी लागू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 है ना, जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी हुई नहीं है। तो ये जो कानून है ना, ये जो कानून है कि कम से कम 1/3 यानी कि 33% लोकसभा यानी कि संसद और साथ में विधानसभा, दोनों में जो है 1/3 मिलना चाहिए किसको? महिलाओं को, आरक्षण की बात। तो ये संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं 128वां है ना, 128वां संविधान संशोधन था जो 2023 में हुआ, जिसमें संसद और विधानसभा में 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है दोस्तों। अब देखिए, कुछ चीजें समझिए, हमने आपको पूरी बात बता दिया कि इतिहास कब से शुरू हुआ, क्या कुछ कैसे था, अभी लेटेस्ट जो आप देख रहे होंगे। अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि आखिर ये जरूरी क्यों है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और कहाँ मिलना चाहिए और कहाँ नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि समाज में जो लोग वंचित रह गए थे, जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, उनके लिए आरक्षण जरूरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सोचिए कि अगर एक घर में पता चलता है कि कई लोगों की गवर्नमेंट जॉब है या पैसे से कोई समस्या नहीं हो, किसी भी कास्ट का हो, तो हमें नहीं लगता कि उसको आरक्षण की जरूरत है। एक बार इसमें यह जरूरी होना चाहिए कि जो वाकई में आरक्षण जिनके लिए बनाया गया है वो उसका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। भाई, जिस उद्देश्य से आरक्षण को दिया जा रहा है, आखिर उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीब गरीब ही रह जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि इसके एक बार देखना बहुत जरूरी है कि आखिर अभी किसको जरूरत है ना। एक बार जिनके घर में पता चलता है कि कोई कमी ही नहीं है, कोई भी जाति का हो, तो हमें नहीं लगता कि उनको आरक्षण की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कि इस जात के आधार पे, है ना। ठीक है, जो लोग वंचित हैं, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। लेकिन कई क्षेत्रों में दोस्तों, देखिए कई क्षेत्रों में, देखिए मैं पहले तो आपको बता दे रहा हूं कि किस क्षेत्र में मिलना जरूरी है दोस्तों। देखिए, अगर बात करें संसद में दोस्तों, संसद की अगर बात करें तो देखिए संसद में मिलना जरूरी है। साथ में अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो यहां पे भी आरक्षण मिलना जरूरी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं संसद की बात करूं दोस्तों, क्योंकि देखिए संसद में क्या होगा कि पता चलेगा कि सभी लोग सवर्ण जात के ही हैं, है ना। अब वहां पे कोई ओबीसी का, एससी का है ही नहीं कैंडिडेट, तो कोई भी अगर कानून बनेगा तो वो उनकी बात कैसे सुनेंगे। तो इसलिए संसद में तो होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हर लोग रहेंगे तो अपनी अपनी बात रखेंगे, तो कानून सबके लिए संसद में बनना जरूरी है। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई संसद में कानून बन गया, शासन प्रशासन में एक ही जात के लोग बैठे हों, तो उसको लागू तो शासन प्रशासन ही करवाएगा ना भाई। तो देखिए संसद में भी जरूरी है और शासन और प्रशासन में भी जरूरी है, क्योंकि देखिए यहां से लागू, यहां कानून बनेगा संसद में, और यहां पे अगर भागीदारी जिनकी रहेगी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग कानून बनेगा। तो संसद में तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में चूंकि लागू करवाने का काम कौन करता है? शासन प्रशासन, यानी कि जो डीएम है ना, इसके अलावा आईपीएस है, तो वहां पे भी जरूरी है, शासन प्रशासन में भी जरूरी है, दोनों जगह जरूरी है। लेकिन कई मामलों में दोस्तों ना मुझे लगता है कि नहीं जरूरी, जैसे तकनीकी क्षेत्रों में दोस्तों बात करें, है ना, तकनीकी क्षेत्रों में बात करें या डॉक्टरी क्षेत्रों में बात करें या इंजीनियरिंग वाले क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, क्योंकि देखिए कोरोना का समय था, आप जानते हैं कि कितनी लोगों की जान गई थी। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं, आप जानते हैं कि जैसे तकनीकी का क्षेत्र हो गया ना, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो गया, डॉक्टरी का क्षेत्र हो गया, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें नहीं लगता है कि, देखिए हमारी राय है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वहां पे जरूरी नहीं होता है। हाँ, इस क्षेत्रों में जरूरी है, क्योंकि भाई यहां से भागीदारी बनेगी, तब आके जाकर के
जो है लागू हो पाएगा। तो शासन प्रशासन में, संसद में अब प्रश्न सबसे बड़ा उठता है कि सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सबको लेकर के एक समस्या रहती है कि भाई सरकारी नौकरी में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। तो देखिए मेरा मानना है कि देखिए जो गरीब हैं, खास करके एससी हो, ओबीसी हो, है ना, कोई भी हो, अगर जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन जो लोग फायदा उठा सकें, उठा चुके हैं पहले से, है ना, ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति को बार बार मिले। बात समझिएगा, ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति को मिले और लोग को मिल ही ना पाए, है ना। तो जिनको जरूरत है, जो मतलब जो डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सिर्फ जात के आधार पे ही दे दिया जाए, पता चले कि उनके यहाँ सब कुछ है, कोई कमी ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिले। तो ये आरक्षण के बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, आपको क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।